गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 9 प्रकाश। प्रकाश में पढ़ रहे थे अपवर्तन। अपवर्तन में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है? लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। या हम कह सकते हैं लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र होता है P बराबर 1/f। यहाँ f जो कि फोकस दूरी है ये मीटर में होनी चाहिए, तब जो है क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में है तो उसकी क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है और लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र 1/f। यदि लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है और आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है तो आपको उस फोकस दूरी को मीटर में चेंज करना होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो या डायरेक्ट सूत्र में भी लिख सकते हैं P बराबर 100/f। यहाँ f सेमी में रखेंगे, चेंज कर दिया मैंने भाई। f मीटर में सेमी में चेंज करेंगे बट्टा 100 ऊपर चले जाएंगे, 100/f हो जाएगा। तो क्षमता डायप्टर में आ जाएगी। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। जिस लेंस की फोकस दूरी जिस चिन्ह में होती है उसी चिन्ह में उसकी क्षमता होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। क्लियर है? अब 2 या 2 से अधिक लेंसों को मिलाकर रखा जाए तो इस संयोजन की परिणामी क्षमता उन पृथक क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। जैसे मान लो किसी लेंस की क्षमता P1 है, दूसरे की P2 कह दिया, तीसरे लेंस की P3 कह दिया, चौथे लेंस की P4 कह दिया, तो परिणामी क्षमता P बराबर क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 होगा। क्लियर है? यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है। किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को 25 सेमी दूरी पर स्थित दीवार पर प्रक्षेपित करता है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लेंस की फोकस दूरी जो है वो कितनी है? 25 सेमी है। कितनी है? 25 सेमी। तो इसको मीटर में चेंज करना होगा तो 25/100 तो 0.25 मीटर। अब देखो यहाँ दूर से आने वाले प्रकाश को दीवार पर प्रक्षेपित कर रहा है, यानी कि लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। कौन सा है? उत्तल लेंस है। ठीक है यहाँ, और इसकी क्षमता धनात्मक है होगी क्योंकि फोकस दूरी क्या है? धनात्मक, तो क्षमता भी क्या होगी इसकी? धनात्मक होगी। क्लियर है? अतः P बराबर क्या हो गया? 1/f बराबर 1/0.25। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर लग जाएगी। 25 एक बार, 25 चौक 100 4 बार प्लस 4, यानी कि ये उत्तल लेंस है और इसकी क्षमता 4 डायप्टर होगी। एक तरीका तो ये करने का। दूसरा, हम डायरेक्ट सूत्र को भी चेंज कर सकते हैं। P बराबर 100/f। f यहाँ क्या होगा? यानी फोकस दूरी किस में होगी? सेमी में। तो डायरेक्ट 100/25 कर सकते हैं तो बराबर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है। नेक्स्ट है नेत्र दृष्टि दोष एवं उनका निराकरण। तो देखो, नेत्र दृष्टि दोष के पहले हमें नेत्र की संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। तो पहले हम लेंगे नेत्र की संरचना। तो देखो, मानव नेत्र की कार्यप्रणाली जो होती है वो एक अत्याधुनिक ऑटोफोकस कैमरे की तरह होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मानव नेत्र की कार्यप्रणाली किसके समान है? तो आपका आंसर होगा अत्याधुनिक ऑटोफोकस कैमरे के समान है। ठीक है। यहाँ नेत्र लगभग 2 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार अंग है। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट नेत्र के कुछ प्रमुख भागों का यहाँ वर्णन दिया गया है। तो पहले नेत्र में देख लें कौन सा भाग कहाँ होता है। ये श्वेत पटल है। ठीक है। ये काचाभ द्रव भरा हुआ है इसमें पूरे में। ठीक। ये जो है उतली है, ये कॉर्निया है, यहाँ जलीय द्रव भरा होता है, ये मांसपेशियाँ जिन पर जो है लेंस टिका होता है, ये प्रकाश नाड़ी होती है जो मस्तिष्क को जाती है।
नेक्स्ट है दृष्टिपटल, रेटिना जिस पर की प्रतिबिंब बनता है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है वो ये है, ठीक है। और ये क्या है, रक्त पटल। ये है मानव नेत्र। अब बारी बारी से हम एक एक का अध्ययन करेंगे। तो देखो श्वेत पटल, नेत्र के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा कवच बना होता है जो अपारदर्शक होता है, इसे श्वेत पटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, श्वेत पटल। कॉर्निया VIMP संरचना है ये। नेत्र के सामने श्वेत पटल के बीच में थोड़ा उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है, वो कॉर्निया होता है। प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो आपका आंसर होगा कॉर्निया से। कहाँ से, कॉर्निया से। नेक्स्ट है परितारिका, इंग्लिश मीनिंग है आइरिस। इसका इंग्लिश मीनिंग जो ज़्यादा चलन में होता है, हिंदी में भी आइरिस इस प्रकार से लिख लिया जाता है, इंग्लिश मीनिंग ही ज़्यादा चलन में है इसका, तो इंग्लिश मीनिंग का विशेष ध्यान रखें, आइरिस, ठीक है। ये कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी मांसपेशी रेशों की बनी संरचना होती है जिसके बीच में छिद्र होता है। इसका रंग अधिकांशतः काला होता है। तो कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी मांसपेशी संरचना होती है जिसके बीच में क्या होता है, एक छिद्र होता है, और इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। वो क्या है, परितारिका है। इंग्लिश मीनिंग आइरिस। नेक्स्ट है पुतली। परितारिका के बीच वाले छिद्र को पुतली कहते हैं। आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है वो क्या है, पुतली। और आइरिस की मांसपेशियों के संकोचन व विस्तारण से आवश्यकता अनुसार जो पुतली का आकार कम या ज़्यादा किया जाता है। तीव्र प्रकाश में पुतली का आकार छोटा होता है और कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा होता है। तीव्र प्रकाश में छोटा ये इसलिए होता है, प्रकाश अधिक मात्रा में होता है, आवश्यकता अनुसार ये प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर चुके करे, इसके लिए उसका आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। इसी प्रकार कम प्रकाश में, प्रकाश जहाँ कम है और पुतली का आकार छोटा है तो वो प्रवेश नहीं कर पाता है, पुतली का आकार बढ़ जाता है और वो कम प्रकाश, जो कुछ भी प्रकाश है वो नेत्र में प्रवेश कर सके, इसलिए पुतली का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश में हम जाते हैं तो कुछ समय तक नेत्र से ठीक तरह से नहीं देख पाते हैं और थोड़ी देर में पुतली का आकार क्या होता है, समायोजित हो जाता है, तो हम वहाँ कुछ हमें दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है नेत्र लेंस। आइरिस के पीछे एक लचीले पारदर्शक पदार्थ का लेंस होता है जो मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर रहता है। कॉर्निया से अपवर्तित किरणों को रेटिना पर फोकसित करने के लिए मांसपेशियों के दबाव से इस लेंस की वक्रता त्रिज्या में थोड़ा परिवर्तन होता है और इससे बनने वाला प्रतिबिंब छोटा, उल्टा व वास्तविक होता है। तो नेत्र लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनाता है। अब देखो नेक्स्ट है जलीय दर्व, एक्वस ह्यूमर। नेत्र लेंस व कॉर्निया के बीच एक पारदर्शक पतला दर्व बना रहता है जिसे जलीय दर्व कहते हैं और इस भाग में उचित दबाव बनाए रखता है ताकि आंख लगभग गोल बनी रहे। साथ ही कॉर्निया व अन्य भागों को पोषण भी प्रदान करता है। तो इसका कार्य पूछ लेता है, जलीय दर्व क्या करता है, ये कॉर्निया व अन्य भागों को पोषण प्रदान करता है, आंख को गोल बनाए रखता है। नेक्स्ट है रक्त पटल, कॉरॉइड। नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्लीनुमा संरचना होती है जो रेटिना को ऑक्सीजन एवं पोषण प्रदान करती है। साथ ही आंख में आने वाले प्रकाश का अवशोषण करके भीतरी दीवारों से प्रकाश के परावर्तन को भी अवरुद्ध करती है, वो संरचना रक्त पटल होती है। तो रक्त पटल का क्या कार्य होता है, रक्त पटल जो है ये क्या करता है, रेटिना को ऑक्सीजन एवं पोषण प्रदान करता है और साथ ही साथ दूसरा कार्य क्या करता है, आंख में आने वाले प्रकाश का अवशोषण करती है, भीतरी दीवारों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसे अवरुद्ध कर देती है। नेक्स्ट है दृष्टि पटल, इंग्लिश मीनिंग है रेटिना। दृष्टि पटल बहुत कम यूज में लिया जाता है वर्ड, रेटिना वर्ड ही लिख लिया जाता है इस प्रकार से हिंदी में भी, रेटिना, इसलिए इसका इंग्लिश मीनिंग याद रखें, रेटिना, ठीक है। रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं।
नेत्र में लेंस जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो नेत्र के रेटिना वाले भाग पर ही बनाता है। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कोर्निया नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती है। रेटिना में जो अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो प्रकाश मिलते ही क्या होती है, सक्रिय हो जाती है। रेटिना में अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। जैसे इन कोशिकाओं को प्रकाश मिलता है, ये क्या होती है, सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल्स उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? विद्युत सिग्नल्स उत्पन्न करती हैं। और रेटिना से उत्पन्न प्रतिबिंब के विद्युत सिग्नल्स प्रकाश नाड़ी द्वारा मस्तिष्क को प्रेषित होते हैं, मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं। मस्तिष्क सूचनाओं को प्राप्त करता है, सूचनाओं को संसाधित करता है और जो नेत्र लेंस द्वारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसका उचित संयोजन करके वह हमें वस्तुओं को सीधा दिखाता। नेत्र लेंस तो वस्तुओं का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन मस्तिष्क सूचनाओं को प्राप्त करके, सूचनाओं को संसाधित कर वस्तुएं जैसी होती है वैसी हमें दिखाता है, यानी सीधी ही हमें दिखाता है। नेक्स्ट है काचाप द्रव। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच एक पारदर्शक द्रव रहता है जिसे काचाप द्रव कहते हैं। तो देखो, नेत्र जब सामान्य अवस्था में होता है तो अनंत दूरी पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है। जब वस्तु नेत्र के पास होती है तो नेत्र लेंस की मांसपेशियां स्वतः एक तनाव उत्पन्न करती है, जिससे नेत्र लेंस बीच में से मोटा हो जाता है। VIMP बात है। वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ध्यान रखना। जब वस्तु नेत्र के पास होती है तो नेत्र लेंस की मांसपेशियां स्वतः एक तनाव उत्पन्न करती है और उस तनाव के कारण से नेत्र लेंस जो कि लचीला है बीच में से फूलकर मोटा हो जाता है, किनारों से पतला हो जाता है। इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है एवं पास की वस्तु का प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता। तो देखो, ध्यान रखना, नेत्र लेंस की मांसपेशियों पर जब तनाव होता है तो उस तनाव से नेत्र लेंस जो है वो बीच में से मोटा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। और नेत्र लेंस की मांसपेशियों पर जब कोई तनाव नहीं होता है तो उसकी वक्रता कम हो जाती है, जिससे वह बीच में से पतला हो जाता है। बीच में से क्या होता है, पतला रहता है और फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि नेत्र लेंस की मांसपेशियों पर तनाव होगा तो उसकी वक्रता बढ़ेगी और वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटेगी। और नेत्र लेंस की मांसपेशियों पर तनाव नहीं होगा तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि नेत्र लेंस में एक विशेष क्षमता होती है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को कम और ज़्यादा कर लेता है और उसके कारण ही वह वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ही कहाँ बनाता है, रेटिना पर ही बनाता है। तो देखो, ये क्षमता जो होती है वो नेत्र की समंजन क्षमता होती है। तो नेत्र, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेत्र लेंस को अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं नेत्र लेंस या लिख सकते हैं अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। VVIMP क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो देखो, मैं वापस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आता है नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो नेत्र लेंस या कह सकते हैं अभिनेत्र लेंस, दोनों में से एक वर्ड कोई सा भी लिख लेना। तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यदि हम बहुत निकट से किसी वस्तु को स्पष्ट देखना चाहते हैं तो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब देखने में कठिनाई का अनुभव होता है। अब देखो, यहाँ पढ़ेंगे निकट बिंदु, दूर बिंदु और दृष्टि परास्त। 3 वर्ड मैंने बोले, निकट बिंदु, दूर बिंदु और दृष्टि परास्त। तो निकट बिंदु किसे कहेंगे? वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहाँ से वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह दूरी 25 सेमी होती है।
देखो मैं वापस से बोल रहा हूँ, VIMP क्वेश्चन है। वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहाँ से वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है, और एक सामान्य व्यक्ति के लिए निकट बिंदु जो है वो 25 सेमी की दूरी पर होता है। अब देखो दूर बिंदु, नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहाँ तक वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है, और एक सामान्य व्यक्ति के लिए यानी कि उसके सामान्य नेत्र के लिए यह दूर बिंदु जो है अनंत पर स्थित होता है। तो निकट बिंदु कहाँ? 25 सेमी पर। दूर बिंदु कहाँ? अनंत पर स्थित होता है। नेक्स्ट है दृष्टि परास। निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। निकट बिंदु कहाँ होता है? 25 सेमी। दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ क्या? 25 सेमी से अनंत के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, दृष्टि दोष हम प्रारंभ करें उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि इससे रिलेटेड हैं और यहाँ से पूछे जाते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कहाँ स्थित होता है, और एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? दृष्टि परास किसे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। तो स्टूडेंट्स, उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों की जो समंजन क्षमता यानी नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो क्या होती है? कम हो जाती है। नेत्र में चोट लग जाती है या नेत्र पर अत्यधिक तनाव आता है आदि अनेक कारणों से नेत्रों की समंजन क्षमता में क्या होती है? कमी आ जाती है या वो खत्म हो जाती है, और नेत्र की पारदर्शिता खत्म हो जाती है, जिससे नेत्र में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखो नेत्र दोष कब उत्पन्न होंगे? उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों की समंजन क्षमता कम हो जाए, चोट लगने से उसकी समंजन क्षमता कम हो जाए, नेत्र पर अत्यधिक तनाव के कारण नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाए या खत्म हो जाए, या नेत्र लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है, उस नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और इस अध्याय में हम नेत्र से संबंधित निम्नलिखित दोषों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दीर्घ दृष्टि दोष, नंबर 3 जरा दूरदर्शिता, नंबर 4 दृष्टि वैषम्य दोष, और नंबर 5 मोतियाबिंद। तो हम पहला लेते हैं निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश मीनिंग है मायोपिया। देखो स्टूडेंट्स, निकट दृष्टि दोष जनरली स्टूडेंट्स इसमें गलती क्या करते हैं? निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ध्यान से सुने परिभाषा को। मानव नेत्र में उत्पन्न ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है। अब इस दोष के उत्पन्न होने के कारण नंबर 1 नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है। तो दोष उत्पन्न होने के कारण नंबर 1 नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, नंबर 2 व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है, तो ये दोष उत्पन्न होता है। तो दोष उत्पन्न होने के मैंने 2 कारण आपको बताए। नंबर 1 नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, नंबर 2 व्यक्ति के दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र का है ना उसका पास आ जाना। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है प्रतिबिंब की स्थिति। भाई प्रतिबिंब कहाँ बनता है? निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र में प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बन जाता है।
तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से पहले। अब पहले यानी नेत्र के पास, तो पास की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो मैंने इसमें परिभाषा बताई, उत्पन्न होने के कारण बताए और प्रतिबिंब की स्थिति। और अब हम बात करेंगे निवारण की। किसकी? निवारण की। तो देखो स्टूडेंट्स, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है ऐनक में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखो स्पष्ट चित्र जो है ये निकट दृष्टि दोष का है। यहाँ प्रतिबिंब रेटिना से देखो पहले ही बन गया, ये रेटिना है, ये रेटिना है, यहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए था, प्रतिबिंब इससे पहले बन गया, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति पहले हो गई। ठीक है, अब देखो ये जो दूसरा डायग्राम यहाँ दे रखा है, निकट दृष्टि नेत्र का दूर बिंदु, यानी कि सामान्य नेत्र के लिए है दूर बिंदु, यहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। ये जो खिसक जाता है तब ये दोष उत्पन्न, दूर बिंदु के खिसकने से ये दोष उत्पन्न होता है। निवारण के लिए क्या करें? नेत्र लेंस के आगे यानी कि ऐनक में कौन सा अवतल लेंस लगाना चाहिए? अब देखो ये किरणें दूरस्थ वस्तु से अनंत से आ रही है, लेकिन ये कहाँ से? ऐप पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, और प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना पर बन जाता है। अब हमें पास व दूर दोनों की वस्तुएं वापस से सुस्पष्ट दिखाई देने लगती है। क्लियर है? तो निवारण के लिए ऐनक में अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, वर्तमान में लेजर तकनीक का उपयोग करके भी जो है निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं, निकट दृष्टि दोष हमारा हो चुका है। दीर्घ दृष्टि दोष, ये इसके ठीक विपरीत होता है, निकट दृष्टि दोष के विपरीत होता है। जैसे परिभाषा से मैं स्टार्ट करता हूँ, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती, दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसमें उल्टा होएगा। दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं जो हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो मानव नेत्र में उत्पन्न ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। अब देखो उत्पन्न होने के कारण ये भी उस दोष से ठीक विपरीत होंगे। उस दोष में क्या था? नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ गई थी, जिससे फोकस दूरी कम हो गई। यहाँ क्या होगा? नेत्र लेंस की वक्रता जो है वो कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। फोकस दूरी यहाँ क्या होती है? बढ़ जाती है। दूसरा कारण है भाई, इस दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु जो है वो दूर हो जाता है, उसमें दूर बिंदु बदल रहा था, इसमें निकट बिंदु दूर हो जाता है। क्लियर है? अब प्रतिबिंब की स्थिति, उसमें निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बनता है, जबकि इसमें देखो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये जहाँ तीनों किरणें मिल रही है ना, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो रेटिना के पीछे बनता है, जिससे दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, वह पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। तो देखो ये दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन गया, दूर की वस्तुएं साफ दिखेंगी, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी। ये एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु है। ठीक है, अब देखो ये खिसक के यहाँ, ये देखो ये खिसक के, ये खिसक गया यहाँ। क्लियर? नेक्स्ट है निवारण के लिए क्या करना चाहिए? निवारण के लिए ऐनक में उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे तो अब वस्तुएं देखो यहाँ एन से वस्तु एन है और जो किरणें हैं वो एन से आती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, पास व दूर दोनों की वस्तुएं अब सुस्पष्ट दिखाई देती है। अब नेक्स्ट है जरा दूरदर्शिता। तो देखो आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस या मांसपेशियों का लचीलापन कम होने से नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। यानी कि जरा दूरदर्शिता रोग आयु बढ़ने पर उत्पन्न होता है, बुढ़ापे में उत्पन्न होता है। और उत्पन्न होने का कारण क्या है? नेत्र लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, मांसपेशियां जो है वो दुर्बल हो जाती है, जिसके कारण से दोष उत्पन्न होता है। और ऐसे दोषयुक्त नेत्र से पास व दूर दोनों की वस्तुएं ही सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो मानव नेत्र में उत्पन्न ऐसा दोष जिसमें पास व दूर दोनों की वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जरा दूरदर्शिता कहलाता है। क्या कहलाता है? जरा दूरदर्शिता। उत्पन्न होने के कारण नेत्र लेंस के लचीलेपन का कम होना,
मांसपेशियों का दुर्बल होना अर्थात नेत्र की समंजन क्षमता का कम होना जो इसका मुख्य कारण है। ठीक है, अब देखो निवारण के लिए क्या करना चाहिए, डिफॉक्सी, इंग्लिश मीनिंग है बाइफोकल लेंस का उपयोग ऐनक में करना चाहिए। इसमें ऊपरी भाग तो क्या होता है, अवतल होता है, और नीचे का भाग क्या होता है, उत्तल होता है। नीचे का भाग क्या होता है, उत्तल होता है। अब देखो ऊपरी भाग अवतल है, इससे तो क्या होता है, आपको जो है दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देगी। नीचे का भाग उत्तल है, इससे क्या होगा, पास की वस्तुएं साफ दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट है दृष्टि पेशमयी दोष। तो देखो दृष्टि पेशमयी दोष या अबिंदुकता दोष कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। इसमें व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाओं में एक साथ अंतर दिखाई नहीं देता, यानी कि दोनों रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती, वो अंतर नहीं कर पाता है इनमें। और निवारण के लिए क्या करना चाहिए, बेलनाकार लेंस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो देखो पूछ लिया जाता है मानव नेत्र में उत्पन्न उस दोष का नाम लिखिए जो कि कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। दृष्टि पेशमयी दोष या अबिंदुकता। निवारण क्या है इसका, बेलनाकार लेंस। क्या होगा, बेलनाकार लेंस से जो है इसका निवारण होगा। अब नेक्स्ट है मोतियाबिंद। तो देखो व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ जो नेत्र लेंस है, इसलिए नेत्र लेंस जो है ये दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है, अर्थात इसकी पारदर्शिता जो है ना वो कम होती है, ख़त्म होने लगती है, उसका लचीलापन कम हो जाता है, और जिसके कारण ये प्रकाश का परावर्तन करने लगता है, जिससे वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और ये दोष मोतियाबिंद कहलाता है। तो देखो व्यक्ति की आयु बढ़ने के कारण नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया व धुंधला हो जाता है, जिससे जो है इसकी पारदर्शिता जो है वो ख़त्म होने लगती है, और ये प्रकाश का परावर्तन करने लगता है, और वस्तुएं जिससे स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये स्थिति मोतियाबिंद कहलाती है। क्या कहलाती है, मोतियाबिंद। अब प्रारंभ में क्या किया जाता, पहले शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन किए जाते थे मोतियाबिंद के। ऑपरेशन से जो है मोतियाबिंद को निकाल दिया जाता था, और नेत्र लेंस को निकाल देने से व्यक्ति को मोटा और गहरे रंग का चश्मा लगाना पड़ता था, बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती थी। लेकिन आजकल आधुनिक विधि में जो है मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाकर एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, और उस कृत्रिम लेंस का नाम है इंट्राओक्यूलर लेंस, शॉर्ट में बोलते हैं IOL, जो है प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इसमें न ज़्यादा चीरफाड़ होती है, न कोई ज़्यादा विशेष सावधानी रखनी होती है, और इससे दृष्टि क्षेत्र भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है समाप्त होता है, और अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो पाठ्य पुस्तक के न्यूमेरिकल है वो करेंगे, और फिर उसके बाद परावर्तन। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।